इस कक्षा में मैं बात करूंगा उच्च शिक्षा प्रणाली का, हायर एजुकेशन सिस्टम का इंडिया के रेस्पेक्ट में, और यह यूजीसी नेट का इकाई 10 है और मैं इसे संप्रेषण के बाद दूसरे इकाई के तौर पे करूंगा। तो मैं बात करता हूं उच्च शिक्षा प्रणाली का। यह उच्च शिक्षा प्रणाली है क्या? हायर एजुकेशन सिस्टम है क्या? हायर एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम यह 3 शब्दों से बना हुआ है और अगर हम शब्द का अर्थ जान जाए तो यह हायर एजुकेशन सिस्टम और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो उच्च शिक्षा प्रणाली में जो सबसे बेसिक शब्द है, सबसे मेन शब्द है, वो शिक्षा एजुकेशन है। और शिक्षा के बारे में हम लोग यूजीसी नेट के इकाई 1 में देखेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड में देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर शिक्षा को एक लाइन में परिभाषित करना चाहता हूँ कि शिक्षा वो चीज है जिससे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकास होती है, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो नैतिक तौर पे हो। अर्थात शिक्षा नैतिक निर्माण, सामाजिक निर्माण, मानसिक निर्माण का एक जरिया है, एक हथियार है। शिक्षा वह ज्ञान है जिससे हमारा मोरल बिल्डिंग होता है। तो शिक्षा और सिस्टम, सिस्टम का मतलब प्रणाली और प्रणाली का मतलब व्यवस्था, और हायर, हायर का मतलब उच्च, उच्च मतलब एक ऐसा शिक्षा व्यवस्था जो कि उच्च स्तर पे काम करता है भारत में, उसी को हम लोग उच्च शिक्षा प्रणाली कहते हैं, हायर एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। एक एजुकेशन, उस एजुकेशन की व्यवस्था प्रणाली सिस्टम, और वो एजुकेशन सिस्टम जो हायर लेवल पे काम करता है भारतीय शिक्षा व्यवस्था में, उसे हम लोग हायर एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। अर्थात हमें यहाँ पर देखना है कि भारत का जो उच्च शिक्षा है वो किस आधार पे काम करता है, किस आधार पे काम करता है, किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले बात आती है हायर की। जब बात आ रहा है हायर का तो हमें ये समझना होगा कि ये हायर क्या है। अगर कुछ चीजें हायर है तो उसके नीचे भी कुछ होगा, तभी वो हायर है। तो हायर के नीचे आएगा मिडिल, और मिडिल के नीचे आएगा प्राइमरी। मतलब हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है वो प्राइमरी, मिडिल और हायर के तौर पे हम इसे मान सकते हैं। हम इसे जब क्लास 1, 2, 3, 4 अर्थात कुछ क्लास को हम लोग प्राइमरी मानेंगे, फिर उसके ऊपर हम लोग इंटरमीडिएट अर्थात 12वीं तक को मिडिल मानेंगे, और ग्रेजुएशन, स्नातक और स्नातक से ऊपर की शिक्षा को हम लोग हायर मानेंगे। और यही भारतीय शिक्षा प्रणाली का हायर एजुकेशन है। और इसी हायर एजुकेशन के आधार पे कौन कौन सी चीजें काम कर रही है और करती आ रही है, इसे हमें हायर एजुकेशन सिस्टम में देखना है। अर्थात ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन से ऊपर की शिक्षा के बारे में हमें बात करना है। ग्रेजुएशन प्लस की बात करनी है, स्नातक प्लस की बात करनी है, स्नातक से ऊपर के शिक्षा व्यवस्था की बात करनी है जो कि भारत में काम कर रहा है। हालांकि इसका नाम हायर एजुकेशन सिस्टम है इस यूनिट का, लेकिन इसे अगर सही अर्थों में देखा जाए तो ये इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम, भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली है, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ भारत के ही हायर एजुकेशन सिस्टम को देखना है। हमें अब देखना है कि ये भारत का जो हायर एजुकेशन है ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम ये एक ओवरव्यू क्लास होगा, जैसा कि मैं पहले से भी बोलता आ रहा हूँ। पूर्ण शिक्षा के लिए, इसे डीप स्टडी के लिए आपको वंचक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से जुड़ना होगा। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि हायर एजुकेशन सिस्टम, तो भारत में अगर हम सबसे ऊपर अगर हम गवर्नमेंटल सेटअप देखें तो गवर्नमेंटल सेटअप के नीचे जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय आता है, जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहलाता था, जो अब शिक्षा मंत्रालय कहलाता है। और शिक्षा मंत्रालय के नीचे एक बहुत बड़ा संस्थान आता है, आते तो बहुत सारे हैं लेकिन एक बहुत बड़ा संस्थान आता है जिसे हम यूजीसी कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं।
और इस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर बहुत सारे विश्वविद्यालय आते हैं और उन सारे विश्वविद्यालय को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक है पब्लिक मतलब सरकारी विश्वविद्यालय और एक है निजी विश्वविद्यालय प्राइवेट यूनिवर्सिटी। जब हम पब्लिक विश्वविद्यालय पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, क्योंकि यह यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जो हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं, क्योंकि यह जो नेट है ये यूजीसी के लिए ही लिया जाता है या फिर कहें तो यूजीसी के द्वारा ही लिया जाता है। और यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, चूंकि नाम में ही विश्वविद्यालय जुड़ा हुआ है, अर्थात यह विश्वविद्यालय इसके अंतर्गत दो तरह के विश्वविद्यालय होते हैं, दो, एक सरकारी विश्वविद्यालय और एक निजी विश्वविद्यालय। जब हम सरकारी विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो सरकारी विश्वविद्यालय भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सेंट्रल और एक होता है स्टेट। यहाँ पर भी दो होते हैं, एक होते हैं प्राइवेट और एक होते हैं डीम्ड। अर्थात हमारे चार विश्वविद्यालय हो गए, दो पब्लिक और दो प्राइवेट, दो सरकारी और दो निजी। जो सरकारी विश्वविद्यालय है एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक राजकीय विश्वविद्यालय, प्राइवेट में एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसे हम लोग सिंपली प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहते हैं, और एक है डीम्ड विश्वविद्यालय। अर्थात सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट और डीम्ड, ये चार तरह के विश्वविद्यालय भारत में काम करते हैं। इसके अलावा एक तरह के और विश्वविद्यालय काम करते हैं जो कि भाषा आधारित विश्वविद्यालय होते हैं, लेकिन वो भी इसी चार कैटेगरी में आते हैं, या तो वो डीम्ड होंगे या तो वो सेंट्रल होंगे। तो भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो या तो सेंट्रल होते हैं, या तो स्टेट होते हैं, या तो प्राइवेट होते हैं, या तो डीम्ड होते हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय भारत में किसी और प्रकार के नहीं होते हैं जो कि यूजीसी के अंदर आता है। और उसी यूजीसी के लिए हम लोग यूजीसी नेट का एग्जाम, जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं और दे रहे होते हैं। तो अब ये जो विश्वविद्यालय है और इसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत या फिर अलग से एक महाविद्यालय का कंसेप्ट आता है जिसे हम लोग कॉलेज कहते हैं। और ये कॉलेज जो है अगर इसे डिग्री देनी है तो ये डिग्री जो है वो इसी विश्वविद्यालय से जुड़कर देगा, इसी विश्वविद्यालय से अंगीभूत होकर देगा, एफिलिएट होकर देगा, क्योंकि महाविद्यालय को डिग्री देने की, उपाधि देने की अनुमति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय शिक्षा प्रणाली के द्वारा नहीं दिया गया है। अगर इन्हें डिग्री उपाधि देनी है तो इन्हें विश्वविद्यालय जो पहले से अवेलेबल है उनसे जुड़ना होगा, उन्हीं से ये दे सकते हैं। और अगर कोई भी महाविद्यालय बनता है तो अगर उसे डिग्री देना है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटी से ही जुड़कर डिग्री दे सकता है। बाकी तीनों यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन किसी भी प्राइवेट कॉलेज को नहीं मिलता है। और यह जो हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम है ये इसी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। यहीं पे हम लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री या फिर पीएचडी, पोस्ट डॉक्टोरल, इन सारे चीज़ों की बात करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर इस हायर एजुकेशन सिस्टम का भारत में ज़रूरत क्यों है। बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी सिस्टम में अगर काम किया जाए, चाहे वो एजुकेशन का है, वो चाहे किसी और चीज़ का हो, तो वो काम जो है वो सिस्टमैटिक होता है, वो सही तरीके से होता है। और भारतीय जो उच्च शिक्षा प्रणाली है, हायर एजुकेशन सिस्टम है, वो भारतीय उच्च शिक्षा को व्यवस्थित करने का काम करता है। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं जो कि हम लोग डिटेल में जाएंगे तो वहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि इसमें जो लोग काम करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो शिक्षा देते हैं उसे शिक्षक तो कहा जाता है, लेकिन वो शिक्षक जो है यहाँ पर अध्यापक न कहला के वो शिक्षक जो है यहाँ पे प्रोफेसर कहलाते हैं और उन्हें हम लोग प्राध्यापक कहते हैं।
और ये प्राध्यापक जो है ये तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एक होते हैं एसोसिएट प्रोफेसर और एक होते हैं प्रोफेसर। असिस्टेंट सबसे पहले वाले जिसे सहायक प्राध्यापक कहते हैं, उसके बाद एसोसिएट सह प्राध्यापक और लास्ट में सबसे ऊपर का जो प्राध्यापक पद होता है उसे हम लोग सीधा तौर पे प्राध्यापक ही कहते हैं। अब मैं बात करता हूं कि पहले के जमाने में और अभी के जमाने में भारतीय शिक्षा में क्या क्या बदलाव आई है, या फिर पहले क्या होता था और अब क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग गुरुकुल सिस्टम को अपनाते थे। गुरुकुल सिस्टम जहाँ पर पेड़ के नीचे शिक्षा दी जाती थी, आश्रम में शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बदलते गए, समय के साथ अपडेट होते चले गए और अब टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा, तकनीक इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि अब हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे एजुकेशन, तकनीक आधारित एजुकेशन लेते हैं, जहाँ पर हमें घर बैठे बैठे भी ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा मिल जाता है। जैसा कि इस चलचित्र के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रणाली का शिक्षा दिया जा रहा है। और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जहां पर हम लोग गुरुकुल सिस्टम से आज के मॉडर्न एजुकेशन पे आ गए हैं, और यह मॉडर्न आज है, कल के डेट में ये भी पुराना हो जाएगा और फिर एक कुछ नया सिस्टम आ सकता है। तो उच्च शिक्षा प्रणाली जो है ये अलग अलग रास्ते से आज हम लोग हायर एजुकेशन सिस्टम को ऑनलाइन माध्यम और टेक्नोलॉजी आधारित माध्यम से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ शब्दों का जिक्र होगा, कुछ चीज़ों का जिक्र होगा। सबसे पहले बात आता है, यहाँ पर 3-4 तरह के शिक्षक होंगे। एक होते हैं आचार्य होते हैं, एक होते हैं गुरु कहलाते हैं, एक होते हैं टीचर, तो एक होते हैं प्रोफेसर, एक होते हैं अध्यापक, तो एक होते हैं प्राध्यापक। इन सारे लोगों में भी अंतर होता है। ये सारे लोग भी अलग अलग तरीके से अंतर रखते हैं, तभी इनका नाम भी अलग अलग है। ये भी हमें इस उच्च शिक्षा प्रणाली में देखना है। जब हम लोग इसे क्लासरूम में स्टडी करेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से, तो वहाँ पर मैं इसे समझाऊंगा कि इन सब में अंतर क्या होता है। अब मैं अगले टॉपिक पे आता हूँ और मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा यूनिवर्सिटीज की। ये कौन कौन से यूनिवर्सिटी हैं? तो भारत में बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, जिसका हमें नाम ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा, क्योंकि ये यूजीसी में लगभग पूछ ही लिए जाते हैं। किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ पूछ ही लिया जाता है, लगभग यह माना जाता है। किसी भी विश्वविद्यालय का जो सबसे प्रमुख पर्सन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, वो वहाँ का कुलाधिपति होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में चांसलर कहते हैं या चेयरपर्सन कहते हैं। और उसके अंदर में कुलपति होते हैं, जिसे हम लोग वाइस चांसलर कहते हैं। जबकि किसी भी यूनिवर्सिटी का, इन चारों यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, जबकि किसी भी यूनिवर्सिटी का जो शिक्षण का जो सबसे सर्वोच्च पद होता है, जो शिक्षण अधिकारी, सर्वोच्च शिक्षण अधिकारी होता है, वो होता है रजिस्ट्रार। वो वहाँ का रजिस्ट्रार होता है, जो कि किसी भी विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का सर्वोच्च पद रखता है। अब बात मैं करता हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति होते हैं। जबकि स्टेट यूनिवर्सिटी का जो कुलाधिपति होता है वो उस राज्य का, जिस राज्य में वो यूनिवर्सिटी है, जिस राज्य के अंतर्गत वो यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है, वहाँ के वो राज्यपाल होते हैं। जिस राज्य का वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ के राज्यपाल जो होंगे वो उस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, चांसलर होंगे। जबकि प्राइवेट और डीम्ड जो है ये किसी भी निजी हाथों में सौंप दिया जाता है, वो वहाँ के चांसलर बन सकते हैं। कोई भी निजी आदमी, मैं, आप, कोई भी बन सकता है, अगर ये प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी को बनाता है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में हमने तो अंतर देखा, लेकिन प्राइवेट और डीम्ड में क्या है, और भी बहुत सारे अंतर हैं जो हम लोग डिटेल में जाएंगे तो इसे देखेंगे। प्राइवेट और डीम्ड में अंतर क्या है?
तो प्राइवेट जो होता है इसे हम लोग स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, अर्थात यह सरकार के जो राज्य सरकार है उससे जुड़कर उससे भी बहुत सारी चीजें होती है जो इसे साझा करनी पड़ती है, जबकि डीम्ड जो है यह फुल्ली प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है जहां पर बाकी संस्थानों का, बाकी सरकारी संस्थानों का लगभग यहाँ पर कोई अधिकार नहीं होता है, कोई दबाव नहीं होता है। यहाँ पर बस इतना ही ये किसी भी स्टेट से बंधे होते हैं जितना वो इलीगल ना हो, मतलब इलीगलिटी को छोड़कर या फिर बहुत सारे ऐसे पहलुओं को छोड़कर बाकी सारे पहलुओं में डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होता है लगभग स्वतंत्र होता है। ये अंतर है इन सारे विश्वविद्यालय में। अब मैं बात करूंगा कुछ ऐसी चीजों का जो कि यूजीसी उच्च शिक्षा प्रणाली इन सारे चीजों से जुड़ा हुआ है। उच्च शिक्षा प्रणाली में मैं बात करूंगा सबसे पहले एक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम का और नया एजुकेशन सिस्टम, न्यू एजुकेशन सिस्टम का, जिसे हम लोग ट्रेडिशनल एजुकेशन पॉलिसी या फिर नए वाले को न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन पॉलिसी में हम लोग का जो शिक्षा व्यवस्था था जो लगभग अभी चल रहा है, जिसमें क्लास 1 से क्लास 10 को हम लोग मैट्रिकुलेशन कहते थे, फिर 2 साल के लिए हमें साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स में से किसी एक विषय, किसी एक स्ट्रीम को लेना पड़ता था, फिर वहाँ पे हम लोग विषय का चयन करते थे, फिर हम लोग की इंटरमीडिएट +2 12वीं कंप्लीट हो जाती थी, फिर उसके बाद कम से कम 3 साल देने होते थे तो वहाँ पर हमारा स्नातक कंप्लीट हो जाता था, फिर 2 साल कम से कम देने होते थे तो वहाँ पर मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर पूरा होता है, फिर उसके बाद लगभग 3 साल कम से कम न्यूनतम में पीएचडी यानी कि रिसर्च का डॉक्टोरल डिग्री पूरा हो जाता है। उसके बाद पोस्ट डॉक जहाँ पर कुछ और समय देने होते हैं, 2 से 4 साल वहाँ पर आपके पोस्ट डॉक कंप्लीट हो जाते हैं। ये हमारा था पुराना एजुकेशन सिस्टम जो कि 2020 में बदल गया, जो कि 2020 में भारत के सरकार ने उसमें बदलाव किया, बदल दिया और अब यह अलग कंसेप्ट पे चल रहा है, जहां पर हम लोग उस वाले कंसेप्ट पे ना आके यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग आधार पे इसको बांट दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ को 5 साल तक रखा है, फिर 5 साल के बाद हमने 3 साल का एक एजुकेशन लाया, फिर 3 साल और फिर 4 साल और ऐसे करके हम लोगों ने अलग अलग बांटा। यहाँ पर एक साइंस वाला आर्ट्स भी ले सकता, विषय भी ले सकता है, एक आर्ट्स वाला कॉमर्स का, कॉमर्स वाला साइंस का भी ले सकता है अपनी रुचि के अनुसार। और भी यहाँ पर भाषा आधारित ज्ञान को, शिक्षा को ज़्यादा वैल्यू दिया गया। यहाँ पर कोई किसी भी भाषा में लगभग पढ़ाई कर सकता है। यहाँ पर चिकित्सा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल और इंजीनियरिंग, चिकित्सा और अभियंता की पढ़ाई भी हिंदी या किसी और भाषा में करी जा सकती है, की जा सकती है। ये सारी चीज़ें जो है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया, जो कि 2020 में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट के आधार पर लागू किया गया भारत सरकार के द्वारा। तो ये है नया एजुकेशन पॉलिसी। और इसके अलावा हमें इसमें वैल्यू एजुकेशन देखना है कि कैसे एक एजुकेशन जो है वो हायर एजुकेशन जो है वो वैल्यूएबल हो, आदर्श योग्य हो, उसका और ज़्यादा प्रतिष्ठा हो, या फिर एक एजुकेशन में कौन कौन से मानक चीज़ें होनी चाहिए ताकि जो हमारा एजुकेशन है वो एजुकेशन बना रहे, वैल्यूएबल बना रहे। यहाँ पर हम लोग को इथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, ये सारे चीज़ों को देखने हैं। और ऐसे ही और भी थोड़े बहुत और टॉपिक हैं जहाँ पर हम लोगों को अलग अलग कमीशन के बारे में पढ़ने, कोठारी कमीशन ने भारतीय शिक्षा में क्या योगदान दिया, आईआईटी कब बना, आईआईएम्स कब बने, कब इसका पहला स्थापना हुआ, यूजीसी, एआईसीटीई, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, ये सब संस्थान क्या हैं, इनके क्या मतलब हैं, एमसीआई, डीसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जिसे एआईसीटीई कहते हैं, एनसीटीई जो बीएड के लिए काम करती है,
इन सारे चीज़ों के लिए हम लोग को यहाँ पर देखना है। LLB के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ऐसे अलग अलग संस्थान जो हैं ये हमें देखने हैं। इस उच्च शिक्षा प्रणाली में उनके बारे में जानना है, चाहे वो कोठारी कमीशन जैसे आयोग हो, चाहे वो UGC AICTE जैसे संस्थान हो जो कि शिक्षा के लिए काम करते हैं या फिर करते आ रहे हैं। फिर हम लोग लास्ट में इसमें हमें यही देखना है कि यह उच्च शिक्षा प्रणाली जो है एक असिस्टेंट प्रोफेसर को कैसे सहायक होता है, क्योंकि जितने भी ये 10 यूनिट हैं ये UGC नेट और JRF के लिए हैं। नेट यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, JRF यानी PhD रिसर्च स्कॉलर फेलोशिप, और इन सारे चीज़ों के आधार पे जब हम उच्च शिक्षा प्रणाली को देखते हैं तो हमें यही देखना है, यही निष्कर्ष निकालना है कि यह उच्च शिक्षा प्रणाली जो है एक रिसर्च स्कॉलर के लिए, एक शोधार्थी के लिए और एक सहायक प्राध्यापक के लिए कैसे काम करेगा, और कैसे एक सहायक प्राध्यापक जो है और एक रिसर्च स्कॉलर जो है वो अपने शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा इस ओवरव्यू क्लास में, क्योंकि मैं पहले भी बोला हूँ ये डीप स्टडी के लिए आपको वंचक शिक्षण संस्थान से ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से जुड़ने होंगे। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा उच्च शिक्षा प्रणाली में कि ये और पहला यूनिट जो कि UGC नेट का पहला यूनिट है, जो कि मैं बाद में करूँगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिवृत्ति, ये दोनों ऐसे हैं यूनिट जहाँ पर हमें डायरेक्ट शिक्षा की बात करनी है, डायरेक्ट शिक्षा की बातें देखनी है। और एक शिक्षक के लिए ये दोनों इकाई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो शिक्षक बनने जा रहा है, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं UGC नेट और JRF करके, तो आपको उच्च शिक्षा प्रणाली और टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन सिस्टम और शिक्षण अभिवृत्ति को और ज़्यादा ध्यान से देखने होंगे, क्योंकि आप उस पद पे जा रहे हैं जो पद यहाँ से सीधा जुड़ा हुआ है। तो फिर मैं अगली कक्षा में किसी और इकाई के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद।